उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति से संबंधित सवाल पूछना चाहेंगे। कल भी आपने ट्वीट किया है प्रेम प्रकाश से लेकर के आप पिछले सरकार जिसमें कि आप खुद कैबिनेट मंत्री थे, तो उस दौरान में ये अवैध खनन का मामला चल रहा था। तो सर क्या देख रहे हैं आगे, क्या संभावना दिख रही है? ईडी की जांच चल रही है, मगर वो ईडी की जो जांच है वो हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल तक ही सीमित होती है। जब भी बात टीम भाजपा की तरफ जाती है तो बात रुक जाती है। तो क्या न्याय होगा? तो मैंने उठाया और हेमंत सोरेन जी ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में इस बात को उठाया है। मैं यही कहता हूँ कि हमारा उद्देश्य ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग को, धन शोधन को रोकना है, तो उसको धन शोधन को रोकने के प्रति ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की गर्दन हम पकड़ लें और इसके लिए हम क्या करें, ये दृष्टिकोण रहेगा तो ईडी का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये 2 साल के भीतर ही ये जांच सिमटती जा रही है। जाना चाहिए इसको कम से कम 2015 तक जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे ईडी की छवि भी पारदर्शी नहीं बन रही है, निष्पक्ष नहीं बन रही है। ईडी को चाहिए कि जैसे 2015 से 2020 के बीच की अवधि को उन्होंने अपने चार्जशीट में तो दे दिया है साहब, और उसमें बारीकी में नहीं गए हैं कि जब हम लोगों की सरकार थी उसमें साहेबगंज में 3 डीएमओ बदले गए। शुरू में 2015 में फेंकू राम थे, स्वर्गीय हो गए हैं। उनके समय में भी हम देखेंगे कि बहुत कम अवैध परिवहन हुआ है, उनको बदल दिया गया। उसके बाद दूसरे किस्कू आए, किस्कू ने बहुत जोर लगाया मगर बहुत ज़्यादा अवैध परिवहन नहीं करा सके। यानी मुश्किल से ये पूरे 3 साल की अवधि में 48 रेक ही अवैध परिवहन हुआ था। तब एक ऐसे स्वनामधन्य व्यक्ति को डीएमओ बना दिया, विभूति कुमार जो आज हैं 18 में, आते ही उन्होंने एक ही साल में 185 रेक करवा दिया अवैध परिवहन, और दूसरे में भी कराया, थोड़ा कराया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये साफ है, स्पष्ट है। जब आपने चार्जशीट में दे दिया है तो प्रेम प्रकाश की ही कंपनी ने उस समय भी परिवहन किया, अवैध परिवहन जो किया, अवैध खनन भी किया, उसके लिए वो प्रेम प्रकाश की ही कंपनी ने किया। आज भी वही कंपनी कर रही है। तो आज अगर वह अमित अग्रवाल और पंकज मिश्रा के साथ टीम बना के काम कर रहे हैं, तो उन 5 वर्षों में वो किसके साथ टीम बना के काम कर रहे थे, इस बात की तो शिनाख्त होनी चाहिए। अवैध परिवहन हुआ तो जिस तरह का भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन के समय में मानते हैं आप, वैसा ही उस समय भी हुआ होगा। कौन थे, किनके यहाँ उसका लाभ गया, किन्होंने ये कराया, इसकी बात जांच नहीं करेगी ईडी तो माना जाएगा कि केवल हेमंत सोरेन को ही दंड देने पर है। एक और उसमें आगे है जिसको आज हिंदुस्तान अखबार में छापा भी है, और मुझे बड़ी चिंता हुई कि हिंदुस्तान जैसा जो जिम्मेदार अखबार है वह आंशिक चार्जशीट का हिस्सा लेके और 2 साल के बाद तो छाप देता है कि 2 साल में 3531 रेक अवैध परिवहन विभिन्न स्थानों से हुआ। तो देखना चाहिए था कि 2015 से 2019 में उन्हीं स्थानों से कितना हुआ, ये सामने बात आ जाती। ये बात उसमें छुपी हुई है, इसलिए उनका कयास है कि 2 ही साल की जांच होगी। इसी तरह से जो पत्थर की खदान वहाँ खनन हो रहा है, पहाड़ गायब हो रहे हैं, इसमें हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इसका, और उस समय ही बड़े बड़े चित्र छपते थे अखबारों में कि कितने अवैध खनन हो रहा है। आज हम कहीं क्रॉस सेक्शन नापने जाएंगे जहाँ खनन हुआ है, कितनी गहराई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी लंबाई में खनन हुआ है, तो ये तो हम नाप लेंगे, मगर ये इसमें से कितना 2020 के बाद का है, कितना 2020 के पहले का है, इसको नापना तो मुश्किल हो जाएगा यदि हम बारीकी से नहीं देखेंगे और उस समय के लोगों से हम पूछताछ नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में ईडी को निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा था, जब ईडी की जांच शुरू हुई तभी मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल की जिस मामले में भी जांच करिएगा तो ये पूरा आरोप दास्त तक जाएगा। और मैंने उस समय ही कहा था, लोगों ने मुझसे नाराज़गी भी प्रकट किया, बीजेपी के लोगों ने, कि जो पूजा सिंघल जी का जो घोटाला है, मैंने कहा था कि ये तो पहले ही सरकार का है। अब जो भी अब तो आ गया है, आप लोग भी दिखाते रहे हैं कि पूजा सिंघल ने 2019 तक का ही जो भी अवैध जो आमदनी हुई है उनकी है। मगर एक मार्के की ये बात है कि पूजा सिंघल को जिस आरोप में जांच करके ईडी ने जेल में बंद कर दिया है, उन्हीं आरोपों में रघुवर दास जी ने भी जांच कराया और उनको क्लीन चिट दे दिया।
जबकि निधि खरे ने फाइल में सब कुछ लिख दिया। तो अब ईडी अगर उस समय नहीं जाएगी, इस तरफ नहीं जाएगी, तो इसका मतलब कि केवल उतनी ही दूर जाना जाती है जिससे हेमंत सोरेन की गर्दन पकड़ में आ सके। ईडी को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जी सर, चलते चलते सर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। ये थोड़ा पर्सनल सा सवाल है। जैसे कि आप लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और इसमें हो गया कि जो आपके पूर्व के साथी थे टीम भाजपा से, आपके जो पूर्व सहयोगी साथी रहे रघुवर दास जी, वो भी नाराज चल रहे हैं। और अब विगत दिनों जो है आप पर एक केस भी जो है दर्ज कराने की कोशिश की गई। जो वर्तमान सरकार है उसके भी स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ आप आज उठाते रहे, उनके तरफ से भी केस दर्ज कराने की प्रक्रिया की गई है। तो अब पूरा घटनाक्रम जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है कि आपका दोनों ही खेमों से कहीं ना कहीं नाराज़गी और एक रंजिश सा माहौल है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है इंसाफ होगा, और अगर होगा तो फिर इंसाफ कहाँ से होगा, कौन करेगा? मेरे ऊपर रघुवर दास जी ने पहले 3 जुलाई 2021 को उनके लोगों ने आरोप लगाया। उस समय भी राज्यपाल को लिखा, उस समय भी मैंने सही बात को बता दिया। बाद में टेल्को के उनके किसी नज़दीकी आदमी ने यहाँ एसीबी में भेजा इसको, 3-4 पॉइंट भेजा उन्होंने। एसीबी ने यही उसमें किया कि जो इंटेलिजेंस जांच करती है उसमें उसने कहा कि हमारे पास जो भी कागजात सौंपे गए हैं आवेदनकर्ता के द्वारा वे सभी फ़ोटोकॉपी है, इसलिए हमको जांच करनी होगी, तो विभाग की फ़ाइल से हमको इसका मिलान करना होगा। ये लिख के उन्होंने भेजा, और मिलान करना होगा तो हमको पी दर्ज करना होगा, तो आप बताइए हमको क्या करना है, ये भेजा। मगर कुछ लोगों ने ये हवा फैलाया कि मेरे खिलाफ़ जो आरोप हैं प्रथम दृष्टया सही मान लिए गए। तो मैंने तो आरटीआई में सारी फाइलों को मांगा है विभाग से, और विभाग दे देगा तो मैं ईडी को सौंप दूंगा कि भाई जो मिलान करना चाहते हैं आप मिलान कर लीजिए, विभाग से मिला हुआ है। तो मैं तो इतना दूर तक जाने के लिए तैयार हूँ कि अगर कोई दोष मुझसे मेरा पाया जाता है या मेरे किसी निर्णय से इस सरकार को 1 पैसे का भी नुकसान हुआ है, तब तो मैं मान लूँगा कि मैं दोषी हूँ। इसलिए मैं सरकार से भी कह रहा हूँ कि जितना जल्दी इसका फैसला कर दिए, जितना जल्दी आरटीआई से मेरे पास सूचना आ जाए, विभाग को भी भेज दूँगा और एसीबी को भी भेज दूँगा कि आप देख लीजिए। मगर केवल इसलिए आवाज़ उठाई जाए कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मेरा मुंह बंद हो जाए, चाहे बन्ना गुप्ता उठाएं या रघुवर दास उठाएं, तो वे लोग गलतफहमी में हैं। मैं बिना इसकी परवाह किए कि कौन इससे नाराज़ होगा कौन खुश होगा, जो सही तथ्य मेरे पास आते हैं मैं पहले उनका विश्लेषण करता हूँ, उनके महीना 1.5 महीना जानकारी उनके बारे इकट्ठा करता हूँ, तब मैं उस पर वक्तव्य देता हूँ। ट्वीट भी मैं करता हूँ कोई, तो मैं 1 दिन 2 दिन समझ के बूझ के करता हूँ, ऐसा नहीं कोई आ गया सामने हमने ट्वीट मार दिया। तो इसलिए मेरे मन में इसलिए न कोई भय की स्थिति है ना आशंका की स्थिति है। एक व्यक्ति का मान लीजिए दोष साबित ही हो जाए, व्यक्ति परिदेश से अलग हट जाएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, केवल अभी तो खनन घोटाला के बारे, मनरेगा के बारे आ रहा है। ये हेमंत सोरेन की सरकार से मेरी यही शिकायत है कि इन्होंने कई मामले एसीबी में जांच के लिए दिया है, आदेश कर दिया, जांच शिथिल है। 1 दर्जन मामले हो जाएँ, कमल घोटाला से लेकर शराब घोटाला से लेकर सारा आप देखिएगा, स्किल डेवलपमेंट घोटाला है, 1 दर्जन हो जाएंगे। कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी बैलेंसिंग एक्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा ही ले रहे हैं। मैंने एक मेनहाट घोटाले की बात उठाई थी, 2005 का घोटाला है। उस घोटाला में सरकार ने पी का आदेश दिया, पी हो गया, आईओ ने 1.25 साल पहले जांच करके दे दिया और माना कि ये कौन कौन लोग दोषी हैं, और उन दोषियों में रघुवर दास जी का नाम 1 नंबर पर है। मुझे तो उम्मीद थी कि आगे मुकदमा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, नहीं किया इन्होंने। तो मैं तो हाईकोर्ट गया हूँ कि साहब इतना दिन हो गया, हाईकोर्ट में इस हफ्ते में लिस्टिंग हो जाएगी उसकी। इसी तरह से मैंने ट्रॉफी, टी-शर्ट, सुनिधि चौहान का प्रोग्राम, ये ठीक चारा घोटाला से भी बदतर स्थिति इन घोटालों की रही है। उनमें भी मुझे जो सूचना मिली है कि समीक्षा कर लिया एसीबी ने, आईओ ने रिपोर्ट दे दिया है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इसलिए हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करते हैं, केवल अपने ऊपर लगे जो आरोप हैं उनके बारे में अपनी रक्षा करते हैं, बस इतना ही है। तो कहा जा सकता है कि वो कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति नहीं जुटा पा रहे, किसी तरह से मामले को टालते टालते चुनाव तक ले जाना विचित्र है। मेनहाट घोटाले में एसीबी ने लिखा है सरकार को
कि मुझे जांच के दौरान ये दिखाई पड़ा कि 2 बार कैबिनेट ने इस बारे में फैसला किया है। तो जब कैबिनेट ने फैसला किया है तो एसीबी जांच कर सकती है कि नहीं, ये तो सवाल सरकार के स्तर पर उठता ना। जब मैंने दरखास्त किया था उस समय उठाए कर लिया जांच। एसीबी तो एक टूल है, एक हथियार है, औजार है। सरकार कहती है कि आपको ये करना है, जांच करना है, आपका काम जांच करके दे देना है। उसमें पहले कैबिनेट ने क्या तय किया है आपका काम नहीं है। तो इसलिए ही लगता है कि जो एसीबी है वह जो इनका विजिलेंस एक्ट है, अब तो उन सवालों को उठाना पड़ेगा कि आपका विजिलेंस एक्ट कहता क्या है, आप कैसे काम करेंगे। ये बातें उठेंगी तो इस ईडी के लिए भी परेशानी होगी। तो जो आपके अधिनियम में है, एक्ट में है, कानून में है, उसको छोड़कर आप हर मामले को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं तो ये तो सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरयू राय जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जो मुद्दे हैं उठे हैं, मगर उस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। उन्हें करना चाहिए। जो अधिनियम है जिसके आधार पर वो विभाग चलता है, उसके अंतर्गत जो मामले आते हैं वो उस पर कार्रवाई बिल्कुल ही होनी चाहिए। और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सरयू राय जी जिन मुद्दों को उठाए हैं उस पर जो उनका मुंह बंद करने की या उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, इससे वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। जिस बेबाकी से वो मुद्दे को उठाते रहें, उसी मजबूती से उन मुद्दों को उठाते रहेंगे और उसे उसके सही अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिकी राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।